नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको हम बताएंगे कि कैसे देश की एक अदालत से एक देश एक कानून की जरूरत वाली दस्तक आई है। कैसे आज एक कोर्ट ने कहा है कि भारत को समान नागरिक संहिता की जरूरत है, यानी वो जरूरत जो संविधान बनाते वक्त बाबा साहेब आंबेडकर ने भी जताई थी, लेकिन देश के लिए जरूरी उसी समान नागरिक संहिता को धर्म के नाम पर वोट चाहने वाली सियासत ने लागू नहीं होने दिया। 3 पॉइंट में पहले आज की खबर जान लीजिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। एक मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। साथ ही कहा कि संविधान में जो उम्मीद समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जताई गई, उसे अब हकीकत में बदलने की आवश्यकता है। तो क्या देश में धर्म और जाति की राजनीति को त्याग कर समान नागरिक संहिता को अब लागू करने का समय आ गया? मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। 3 दशक से ज्यादा वक्त पहले जो जरूरत देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बताई, अब उसी बात को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है। जरूरत एक देश एक कानून की, जरूरत देश में समान नागरिक संहिता की। ऐसा क्यों, पहले यह समझ लीजिए। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद के विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। सबके अपने अपने धर्म मुताबिक कानून है, तो धर्म निरपेक्षता समाहित संविधान में समानता के अधिकार आज भी जख्मी होते हैं। इन्हीं कानूनी पेचीदगियों और दुश्वारियों की वजह से ये युवक दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की अर्जी लेकर पहुंचा था, लेकिन उसकी पत्नी और युवती का ये कहना था कि वो मीणा जनजाति से ताल्लुक रखती है, लिहाजा तलाक उस जनजाति के नियमों और परंपराओं के मुताबिक होना चाहिए। इसी वजह से जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह कहा कि अगर कॉमन सिविल कोड होता तो ये पेचीदगी और दुश्वारियां नहीं आती। लिहाजा अब जरूरी हो गया है, ये समय आ गया है कि जिस तरह से अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह की परंपरा बढ़ रही है, तो ऐसे में ये पेचीदगियां बढ़ती रहेंगी। जरूरी है कॉमन सिविल कोड का जल्दी से जल्दी लागू होना, क्योंकि आज के समय की मांग भी यही है। धर्म चाहे जो हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, शादी, तलाक, गोद लेने या जमीन के अधिकार से जुड़ा विवाद हो, अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल कानून के कारण महिलाएं ही सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में धर्म और जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। तेजी से होते इस बदलाव की वजह से अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह या फिर तलाक में दिक्कत भी आती है। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे केवल उम्मीद नहीं रहना चाहिए, बल्कि हकीकत में बदल देना चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 4 दशकों से जिस समान नागरिक संहिता को राजनीतिक मोहरा और मुद्दा बनाया जाता रहा है, वही समान नागरिक आचार संहिता पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, टर्की, मलेशिया, कई देशों में दशकों पहले लागू हो चुकी है। और ये अलग बात है कि जिस अल्पसंख्यक आबादी की दुहाई देकर भारत में इसे रोका गया, वो अल्पसंख्यक आबादी वहां बहुसंख्यक में है और उन्होंने
हमसे पहले बाजी मार ली है। ये पर्सनल लॉज हर मजहब के इंटीग्रल पार्ट हैं, जिसको कि मजहब से हटाया और अलग नहीं किया जा सकता है। और अपने मुल्क के आइन ने, अपने मुल्क के संविधान ने, अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को ये पूरा इख्तियार दे रखा है, पूरा राइट दिया है कि अपने मजहब को फॉलो करें, उसको प्रोपोगेट करें। लिहाजा इस वजह से किसी भी किस्म से यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल लॉज को बनाना या उसको थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पूरे समाज में इस विषय पर एक कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए और जिन मत पंथ संप्रदायों के अपने कानून हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता का अर्थ हिंदू कोड बिल नहीं है। इस कारण से यदि इस पर सरकार किसी प्रकार की कोई पहल करती है तो उसका सर्वदूर स्वागत ही होना चाहिए। भारत की राजनीति में हर मुद्दे में धर्म के आधार पर वोट के तुष्टीकरण का चश्मा पहन लेने वाली राजनीति के कारण आज भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाई। नतीजा ये है कि अब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियों की इजाजत है, जबकि हिंदू सहित अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम। शादी की न्यूनतम उम्र क्या हो, इस पर भी धर्म के आधार पर अपने अपने कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता, संपत्ति का अधिकार महिला को नहीं है। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकते हैं, महिला को 4 महीने 10 दिन इंतजार करना होगा। ईसाई पर्सनल लॉ का अलग नियम कायदा, जहां शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए 2 साल तक अलग रहना जरूरी है और ईसाई पर्सनल लॉ में ही मां की संपत्ति पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। तो अब तक क्यों ऐसे असमानता फैलाने वाले अलग अलग कानूनों को खत्म कर देश में एक कानून नहीं लागू हो पाया? महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे है कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानों का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। लेकिन मौजूदा सरकार भी 2016 में समान नागरिक संहिता पर रायशुमारी के लिए लॉ कमीशन बनाकर बड़े कदम उसके बाद नहीं उठा पाई। 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में असफल रही और अब तक धर्म के नाम पर बटे कानूनों के बीच धर्मनिरपेक्षता, समानता के संविधान से मिले अधिकार दबे हुए हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आप कहेंगे जब वर्षों से समान नागरिक संहिता की वकालत बीजेपी करती आई है तो क्यों यह देश में लागू नहीं हो पाया, जबकि 2019 में बीजेपी ने जो वादे अपने संकल्प पत्र में किए उनमें से 3 तलाक को खत्म करने का कानून देश में लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 से आजादी दी जा चुकी है। राम मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। नागरिकता संशोधन एक्ट संसद से पास हो चुका है। तो क्या अब देश में धर्म के आधार पर बंटे कानूनों को खत्म कर समान नागरिक संहिता वाला वादा भी सरकार पूरा करेगी? समाज की प्रगति तभी संभव है जब सभी प्रश्नों के बीच समानता का भाव हो। इसीलिए जरूरी है कि बदल चुके माहौल में समाज की संरचना में भी परिवर्तन आए, न कि आजादी के 7 दशक बाद भी धर्म और धार्मिक वोट के आधार पर समानता का अधिकार छीना जाए। जनता के अधिकार चुनावों में ऊपर आते हैं और मुसीबत की बाढ़ में डूब जाते हैं। जब सरकार हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा करती है और जमीन पर जनता को पता चलता है कि मदद के दावे भी हवा हवाई हैं। बिहार में बाढ़ लगभग हर साल आती है। जनता की नियति बाढ़ को झेलना बना दिया गया है। मंत्री, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से समस्या दर्शन का एक दौरा करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या हवा से दिख पाती है?
हजारों घर डूबे हुए हैं, लाखों लोग एक बार फिर बिहार में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। नीतीश सरकार हम लोग को इस साल वोट लेकर के मौत के घाट में पहुंचा दी है। हवा में उड़कर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया तो क्या हवा से मुख्यमंत्री देख पाए मालती देवी का वो दर्द जो जमीन पर ही नजर आ सकता है? भोजन नहीं है, कहने का क्या आवश्यकता है सर? बताओ बेटा, इसमें कोई माँ इतना साहस करके रह सकता है? हवाई दौरा करके बाढ़ में फंसी जनता का दर्द जानने जब मुख्यमंत्री उड़ते हैं तो क्या देख पाते हैं कि जमीन पर तो बाढ़ के बीच बीमार आम आदमी को ले जाने के लिए भी केले के तनों का सहारा लेकर जनता पानी में डूब कर आती है। फिर पूछते हैं कि जब मुख्यमंत्री हवाई दौरों के दम पर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं बाढ़ में फंसी जनता के प्रति, तो क्या दिख पाता है आसमानी दौरों के दौरान नीचे जमीन पर वो जनता जिसे फरियाद देने भी नाव से थाने जाना पड़ता है? हेलीकॉप्टर से सिर्फ चारों तरफ पानी दिख सकता है, इसीलिए थर्माकोल की जुगाड़ वाली नाव पर आज तक संवाददाता को बैठना पड़ता है। हवा से बाढ़ में फंसे आम आदमी की समस्या भी चींटी जितनी दिखती होगी, इसीलिए जनता की समस्या देखने नाव में आज तक संवाददाता को उतरना पड़ता है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर ज़िले में है और मुजफ्फरपुर शहर क्षेत्र में ही आने वाले अहियापुर थाने की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि उस थाने तक जाने के लिए फ़िलहाल हमें एक नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये मुजफ्फरपुर का लो लाइन एरिया माना जाता है और बीते कई दिनों से यहाँ हालात कुछ ऐसे ही हैं कि सड़क से थाने तक जाने के लिए कुछ इस तरीके से नाव पर बैठकर जाना पड़ रहा है। नीतियां जब डूब जाती हैं तो बाढ़ के पानी को अपनी नियति मानकर उनके साथ दुखों को भूलकर खेल खिलवाड़ ही बच्चे कर सकते हैं। हकीकत तो यह है कि मुजफ्फरपुर में 7 दिन से कई इलाके बूढ़ी गंडक नदी के पानी में ऐसे डूबे हैं कि थाने तक पुलिस को जाना हो या फिर फरियादी को एक नाव ही सहारा है। लोग नाव की व्यवस्था करवाए हैं, नाव से ही परिवादी और हम लोग आते जाते हैं और सुचारू रूप से काम धाम कर रहे हैं। कितने दिन से ये पानी लगा हुआ है? ये पानी अब 3, 4, 5, 7 दिन से लगा हुआ है। पानी में डूबने के लिए ही क्या जनता विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री चुनती है? पानी में डूबे रहने के लिए ही क्या आपदा प्रबंधन मंत्री बनते हैं? हालत यह है कि जो जहां फंस गया है वहीं फंसा है। हजारों घर डूबे हुए हैं, लाखों लोग एक बार फिर बिहार में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर ज़िले के शहबाजपुर गांव में मौजूद हैं और मेरे चारों तरफ आपको सिर्फ पानी नज़र आ रहा होगा और जो भी यहाँ पर घर हैं वो पूरी तरीके से हम आपको तस्वीर दिखाएं कि डूब चुके हैं पानी में। स्कूल डूब चुके हैं, जो भी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं वो डूब चुके हैं। इसीलिए फिर से हम पूछते हैं, क्या मालती देवी जैसी जनता की मुसीबत हवाई दौरे से किसी को नजर आएगी? दिखती तो फिर जिनका घर एक मंजिल तक पानी में डूबा है उन्हें छत पर अपनी जिंदगी को समेटकर नहीं रहना पड़ रहा होता। नीतीश सरकार हम लोग को इस साल वोट लेकर के मौत के घाट में पहुंचा दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, भोजन नहीं है, कहने का क्या आवश्यकता है सर? बताओ बेटा, इसमें कोई माँ इतना साहस करके रह सकता है? नीतीश सरकार को हम धन्यवाद देंगे। एक दिन हमारे जैसा वो विपत्ति सह करके ऐसे पानी में खड़ा रहेंगे तो। मंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनका हेलीकॉप्टर तो हवाई दौरा करके हवा से गुजर जाता है, नीचे रह जाता है तो सिर्फ बाढ़ का पानी और पानी में डूबी आम आदमी की कहानी। उत्कर्ष सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक।
दुर्भाग्य यह है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें उनके पहले कार्यकाल में बाढ़ प्रबंधन के कारण ही सबसे ज्यादा तारीफ मिली थी। बाढ़ के बाद जो राहत कार्य को उन्होंने अंजाम दिया था वैसा बिहार में उससे पहले देखा नहीं गया था, लेकिन कार्यकाल आगे बढ़ते गए, नीतीश कुमार कुछ कुछ बदलते गए। बहरहाल गांवों के विकास के लिए 3 स्तर का चुनाव होता है, लेकिन ग्रामीणों के विकास के लिए होने वाला उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव कभी भी हिंसा के बिना पूरा नहीं हो पाता। पिछले कई चुनावों की यही कहानी है, जिसकी सत्ता उसका लोकतंत्र। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों होता है, जबकि आंकड़े कहते हैं जिसने पंचायत चुनाव जीता वो विधानसभा नहीं जीत पाता। बंगाल के चुनाव में कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले का गुस्सा दिल्ली तक उठता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सामने आई लोकतंत्र को शर्मसार करती इन तस्वीरों का जवाब क्या है? क्या बंगाल में जिसके पास सत्ता की लाठी उसी की सियासत चलेगी? तो उत्तर प्रदेश में भी यही होता है, जहां गुरुवार को लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी की प्रस्तावक महिला को नामांकन प्रक्रिया में जाने से रोकने के लिए यूं शर्मनाक तरीके से कानून की साख गवा दी जाती है। मेरी साड़ी खींची, ब्लाउज फाड़ दिया। पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया, कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, कानूनी तरीके से चुनाव आयोग की मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्य, इन सारे शब्दों को तार तार करने वाली ये 13 सेकंड की तस्वीरें गुरुवार दोपहर से एक ही सवाल पूछती हैं। बंगाल की हिंसा तो क्या उत्तर प्रदेश में से कार्यकर्ता रोको आंदोलन कहेंगे? आखिरकार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का किसकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग हैं, और ये जनता देख रही है। अगर बहन के साथ अपमान हुआ है, बहन की साड़ी खींची गई है, उसका सामान छीन लिया गया, उसकी ज्वेलरी छीन ली गई, अगर उसके पर्स में जो पैसे रखे थे वो छीन लिए गए, तो क्या उत्तर प्रदेश की माएं बहनें नहीं देख रही? भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो विपक्ष के पास एक पुराना रटाया जो विषय है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सही चुनाव नहीं होने दिया। लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से बेहद शर्मनाक बदसलूकी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। सीओ, थाना प्रभारी, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हिंसा तो सिर्फ लखीमपुर में हुई नहीं। क्या चुनाव ऐसे होता है कि पुलिस के सामने ही गोली बम चलाने की आजादी मिल जाए? क्या चुनाव ऐसे होता है कि जहां पुलिस की मौजूदगी में ही विरोधी उम्मीदवार को पर्चा दाखिल करने से रोकने के लिए कमर में कट्टा खोसकर आरोपी बीजेपी समर्थक गुंडाई करे और पुलिस भैया बाबू करके छोड़ दे? जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडाई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रशासन के लोग दोषी हैं। महिला अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आई हुई हैं, उनसे जाकर पूछिए उनको कौन रोक रहा था। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको खींच कर ले जा रहे थे कि कोई दूसरा उनका प्रत्याशी था जो पर्चा भरना चाहता था, उनको पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा था। और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि इनको अब यही काम रह गया, क्योंकि उनके पास जननीति नहीं थी। इन्होंने जनता के हितों के काम नहीं किया। आरोप के अलावा अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। इस बात को भी यहाँ जरूर ध्यान रखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत स्तर के इलेक्शन में ऐसा नहीं कि बम, गोली, झड़प, पर्चा छीनने की वारदातें पहली बार हो रही है। यूपी में जिसकी लाठी उसी का लोकतंत्र की पुरानी कहानी है। 2010 में बीएसपी की सरकार थी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 50 से ज्यादा सीट हाथी ने जीती। 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 63 सीट जिला पंचायत प्रमुख की अखिलेश यादव की पार्टी ने एक तरफा जीती। 2021 सरकार अब बीजेपी की है और 75 में से 67 जिला पंचायत प्रमुख बीजेपी के जीत जाते हैं। दावा है कि 3 स्तर के पंचायत वाले चुनाव में प्रशासनिक अमला जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे स्टाइल में सरेंडर हो जाता है। इसीलिए 2010 हो, 2015 या 2021 सत्ता जिसकी जीत उसकी होती है। बस हारता लोकतंत्र है और टूटता आम आदमी का चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दावा है कि गुंडागर्दी और वर्चस्व की दबंगई के कारण यूपी में 300 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख तो निर्विरोध चुन लिए गए। बाकी ब्लॉक प्रमुख को चुनने का चुनाव कल होना है। ब्लॉक प्रमुख को क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी चुनते हैं। और बड़ी खबर इस समय की ये है
कि संत कबीर नगर में पिता के अंतिम संस्कार में जा रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य को अगवा कर लिया गया है। आरोप है कि मृतक पिता के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते अजय नाम के बीडीसी को कुछ लोग मार पीट कर अगवा करके ले गए। हालत यह हो गई कि पिता का शव अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंच गया, लेकिन बेटा गायब है। आरोप बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में जब लापरवाही कोरोना की थमी रफ्तार को दोबारा बढ़ा रही है, तब भारत में कुछ लोगों की लापरवाही एक बड़ी आबादी के लिए खतरा बनती जा रही है। दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सैलानी और सियासत करने वाले ये वो दो लोग हैं जो अभी कोरोना के विस्फोटक रूप के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। अपनी नाक और सांस की आजादी के लिए दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना के साथ पिकनिक मनाने वाले ये लापरवाह नागरिक और वायरस को अपना समर्थक समझने वाले नेताओं के कारण दावा है कि इन्हीं जगहों पर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। क्या ओवैसी में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना नेता दिखता है? योगी फैक्टर का यूपी चैलेंज। ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी ये बड़ी दस्तक।